नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज में हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपने इससे पहले मैकेनिक्स चैप्टर का मोशन, मोमेंटम यानी संवेग, घर्षण, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर पार्ट आपने जरूर देख लिया होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस द्रव्यों के यांत्रिक गुण करने से पहले जरूर उस चैप्टर को देख लिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मैं बताया हूं, जिक्र किया हूं, जो आपको 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप जरूर देखेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग द्रव्यों के यांत्रिक गुण में मिलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन में हमारे एग्जामिनेशन है। यदि आप तैयारी रेलवे का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, यानी स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, यानी बिहार से रिलेटेड या किसी भी राज्य से रिलेटेड कोई भी चीज का एग्जाम कर रहे हैं, ऑल जनरल कंपटीशन, तो आपके लिए यह साइंस का जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट ये जो सीरीज मैं करवा रहा हूं साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इसके साथ मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। अब देखिए, यहां से जो जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वो नोटिस करवाते रहूंगा, जिससे आप देखेंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलती ना हो। सबसे पहली बात, द्रव्य किसे कहते हैं, यानी मैटर क्या होता है। अब हम सिंपल में आते हैं, द्रव्य के बारे में विशेष कोई जानकारी लिए। ठोस, द्रव और गैस एक प्रकार का मेरा क्या है, भौतिक आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण है। क्या है? भौतिक आधार पर एक द्रव्यों का वर्गीकरण। आगे चलते हैं, देखते हैं। जब द्रव और गैस प्रवाहित होती है तो उसको तरल यानी फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है फ्लूइड के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। अब सबसे पहले यहां पर क्या बात किया गया है, ठोस के बारे में। द्रव्य का वह प्रकार जिसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, ये एक ठोस कहलाता है। ठीक है, बस इसका ठोस पदार्थ का यांत्रिक गुण क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को इंग्लिश, इलास्टिसिटी का मतलब समझते हैं हम लोग कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वह उस पर प्रत्यारोपित बल, यानी किसी भी ठोस वस्तु पर यदि आप बल अप्लाई करते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो बल आरोपित करने के बाद जो आकार में परिवर्तन आता है और फिर पुनः बल हटाने पर अपने जो पूर्व की आकृति थी उसको यदि प्राप्त कर लिया तो वो इलास्टिसिटी कहलाता है। ऐसा गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप जाते हैं ये दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए और शॉपकीपर आपको कहता है कि सर ये आपका ये इलास्टिक पैंट है। यदि कोई जीन्स परचेज करते हैं तो जीन्स परचेज करते समय आपको क्या कहा जाता है, सर ये इलास्टिक पैंट है। इलास्टिक पैंट का मतलब क्या होता है कि जब आप खींचने पर अपने नए पोजीशंस को देख लेगा और फिर छोड़ देंगे तो अपने जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी समझ में आ गया आपको। हम आगे चलते हैं, क्या होता है इसको। अब आगे जब देखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अब कोई भी चीज का मतलब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, लिमिट क्या होना चाहिए। कि लिमिट ये होता है कि उस वस्तु पर इतना उतना ही बल आप अप्लाई करें जितना कि एग्जिस्टेंस बना रहे। अगर मान लिया जाए किसी प्लास्टिक बर्तन को या प्लास्टिक चीजों को या रबर को आप बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही ना टूटे वो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज कहलाता है, लिमिट। नहीं, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल कि वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यानी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज क्या हो, विद्यमान हो, उसका गुण कहलाता है, सीमा कहलाता है। आगे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूं स्ट्रेस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है एक प्रकार का दाब होता है। क्या होता है? एक प्रकार का दाब होता है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूं आपको। आप जानते हैं दाब बराबर होता है कि क्षेत्रफल, बल बटा एरिया होता है। यानी बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स, और क्षेत्रफल को ए से एरिया। आप समझ गए। अब यहां देखिए, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। आपने देख लिया, और इसका मात्रक भी आपको दाब के जैसा ही मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलिए इसको।
ठीक है, आप ये भी देख लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको जो प्रश्न आ रहा है जहां से, वही मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन विकृति। विकृति क्या बात करना है, विकृति यानी प्रतिबल के परिणाम स्वरूप, यानी कोई स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप, यानी स्ट्रेस के दाब के परिणाम स्वरूप वस्तु की आकार में विकृति आ जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यानी अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि कैसे समझना इसको है। देखिए, विकृति एक क्या है, तुलना है, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्त, नहीं होता है। ये बहुत भी यही क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि बताइए, इस एग्जाम्पल में दे दिया था स्ट्रेस को, प्रतिबल को, विकृति को, और पूछा था हमसे कि इसका किसका एग्जाम्पल नहीं हो, सॉरी मात्रक नहीं होता है। तो उसमें किसका नहीं होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बट्टा मूल लंबाई, यानी लंबाई, विकृति बराबर समझ गए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ऐसा नहीं पूछा गया है, रेलवे सब में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बहुत कुछ जानकारी नहीं चाहिए आपको, ये याद रखिएगा समानुपाती होता है प्रतिबल और विकृति के। प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है, बस इससे ज्यादा जानकारी नहीं लेना है। और ये प्रतिबल अपॉन विकृति अगर हो जाए तो एक ई से डिनोट करते हैं, जिसको ई बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। और प्रत्यास्था गुणांक का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी पास्कल बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस दरअसल ये जब आप 12 क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मिलने वाला है कि 12 के एनसीईआरटी में यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस भी यही इसी पे होता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, यानी प्रतिबल अपॉन विकृति जो होता है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब इसका भी क्या होगा, इसका भी अगर पूछा जाएगा मात्रा तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहां से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बताने के लिए कि कौन सा ज्यादा क्या है जिसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक बहुत ज्यादा है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, बहुत ज्यादा है। अब देखिए, रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है, कम सबसे होता है। ठीक है, और जब आगे इधर इस डायरेक्शन में अगर नीचे की ओर इस डायरेक्शन बढ़ेंगे तो कार्बाइन, कार्बाइन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, कार्बाइन का सबसे ज्यादा होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हम लोग। एक ही पदार्थ से बने भिन्न भिन्न तारों के लंबाई के तारों को एक समान भार बल से खींचा जाए तो लंबे तार में वृद्धि हुई सर्वाधिक होगा, जबकि सबसे छोटे तार में न्यूनतम वृद्धि होता है। बिल्कुल सही है, जो लंबा तार होगा वो ज्यादा वृद्धि होगा ना, कंपैरेटिवली छोटे तार के। बस यही बात कही गई है, इलास्टिसिटी को लेकर के बात की जा रही है। अब देखिए फ्लूइड के बारे में, तरल। अब हम लोग फ्लूइड देखते हैं। फ्लूइड के बारे में आपको प्रॉपर्टीज पता है कि द्रव और गैसों का क्या है, एक प्रवाहित रूप है, द्रव और गैसों का तरल है। अब ये द्रव और गैस होगा तो क्या होगा, ठोस के विपरीत हो जाएगा, तरल अपनी निश्चित आकृति नहीं होगी, ये भी आप जान गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब दाब और द्रव और गैस पढ़ेंगे, लिक्विड और गैस के बारे में, तो इसके यांत्रिक गुण क्या होता है, एक तो प्रेशर होता है और एक श्यानता होता है। श्यानता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कस या विस्कोसिटी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम आपको बता देते हैं कि प्रेशर और विस्कोसिटी लगाने पे फ्लूइड पे क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब जब बात करेंगे तो दो प्रकार का बल लगता है द्रव में। ठीक है, द्रव और गैस में एक लगता है अंतर आणविक बल। ये अंतर आणविक बल जो होता है दो प्रकार का, एक ससंजक बल होता है जिसको इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, एक असंजक बल होता है दूसरे, उसको इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। आप देख लीजिए, असंजक कोहेसिव फोर्स और असंजक एडहेसिव फोर्स। अब चलिए हम एक एक बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली, इसका एग्जाम में क्या उपयोगिता है। सबसे पहली बात, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ये याद रखिएगा। और यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच। ठीक है, मेन तो पहला रीजन आपको पता चल गया कि कोहेसिव फोर्स जो अप्लाई होगा ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला है, और एडहेसिव फोर्स जो लगेगा भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन है दैनिक जीवन में और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। दैनिक जीवन में ससंजक यानी कोहेसिव फोर्स, देख लीजिए, कोहेसिव बल यानी ससंजक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदे यानी लिक्विड की बूंदे, ड्रॉपलेट संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है। दूसरा देखिए,
तब तक आप लोग पढ़िए। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जल से भीगी हुई दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए, ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं और क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है, कोहेसिव फोर्स का मान काफी अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, जो कोल्ड वेल्डिंग होता है, सीट वेल्डिंग, इस प्रकार के वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक दबाया जाता है जिससे वह आणविक यानी जो इंटरमोलिक्यूलर होता है, आणविक परास जो रेंज में आकर के परस्पर क्या होता है, चिपक जाता है और ऐसे अणुओं के बीच क्या लगता है, कोहेसिव बल के कारण होता है। आपने ये 4 एग्जाम्पल देख लिया। ये भी आई, आप नोट बना रहे हैं मेरे साथ, जरूर इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एडहेसिव फोर्स के बारे में। एडहेसिव फोर्स आपने देख लिया कि भिन्न भिन्न पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक बोर्ड और चौक के कणों के बीच, यानी ब्लैक बोर्ड हो गया और चौक के कणों के बीच असंजक बल कोहेसिव फोर्स के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। नेक्स्ट चलिए कि पौधों के उत्तकों और जल के अणुओं के बीच, पौधों का जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, और जल के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, के बीच जो एडहेसिव फोर्स के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। आप जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं कि पृष्ठ का भीगना, ये बहुत ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि जल के अणुओं से कांच का पृष्ठ भीग जाना इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, पारे के एग्जाम्पल देख लीजिए। पारे के अणु आपस में तो जुड़कर रहते हैं किंतु कांच से पारा नहीं निकलता है, कांच से पारा बाहर नहीं निकलता है, यह भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि यहाँ दिया हुआ तेल और जल के बीच एडहेसिव बल लगता है। तेल और जल के बीच में क्या लगता है, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ है ना, तेल अलग हो गया और जल अलग हो गया। एडहेसिव बल लगता है, जल के ससंजक बल से कम होता है, जल के ससंजक बल से कम होता है परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल में डाली गई जल की बूंद, यानी तेल में डाली गई जल की बूंद सिकुड़ कर गोली के रूप में गोली का रूप ले लेती है। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, गोली का रूप ले लेती है, जबकि जल पर डाली गई तेल का बूंद छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैल जाती है। आपने ये प्रैक्टिकली किया भी होगा दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, ये तो समझिए VVI है, ये आपसे कंटिन्यू क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। देखते हैं क्या है सरफेस टेंशन। देखिए, सरफेस टेंशन दरअसल एक मेम्ब्रेन की भांति होती है, यानी झिल्ली की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे द्रव, ये द्रव के अणुओं के जो कोहेसिव बल के कारण होता है, क्या होता है, ये कोहेसिव बल के कारण होने वाला स्वतंत्र पृष्ठ पर तनी हुई झिल्ली की तरह काम करता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, आप ये जानते ही हैं। जैसे पृष्ठ तनाव इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। आपने ये भी देख लिया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बताइए आप लोग। मात्रक तो बहुत आसान है ना, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलिए, आगे देखिए, आपने मात्रक देख लिया। अब देखिए यहाँ द्रव का ताप, यानी अगर आप मान लिया जाए कि सरफेस टेंशन पर द्रव का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यदा कई एग्जाम में आपने देखा होगा। द्रव का जब टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जब मान लिया जाए ये जो टेंशन है, टेंशन का मान क्या होगा, ये टेंशन जो है टेम्परेचर, ये टेंशन सॉरी ऐसे नहीं होगा, मैं आपको कुछ और तरीका से बता रहा हूँ। टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो आपका जो होगा ये टी का मान ऐसे लिख देते हैं टी, ये टी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये टी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक तो बता ही दिया आपको, न्यूटन मीटर पर मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे जो आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जिससे आपका कम समय में एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप एक जो BPSC या किसी UPSC या किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से समझे हैं, उनके साथ जुड़े हैं, तो आप यकीन करिए कि आपको मैं एग्जाम में एक भी आपका ऐसा गलती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव से कुछ घटना, साबुन अथवा डिटर्जेंट जल में मिला देने पर, यदि आप कपड़ा धोते हैं, ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट जल में मिला देने पर जल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे, क्या होता है, पृष्ठ तनाव
कम हो जाता है। आपने साबुन और सर्फ यानी डिटर्जेंट मिला दिया तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है। ठीक है, होने के बाद क्या होता है, स- ये जो साबुन का घोल जो होता है, घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में पहुंचता है जहां शुद्ध जल नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद साबुन और मैल के बीच कण आपस में क्या होते हैं, एडहेसिव बल, यानी दो पदार्थ हो गए ना भिन्न भिन्न, एडहेसिव बल के कारण क्या होता है, चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिएगा, एक एक करके आप एग्जाम्पल पढ़िए एक एक करके, क्योंकि आपका यहीं से प्रश्न बनने वाला है। यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण कपड़ों और अधिक क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि खास करके गाँव में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि जो ऊनी कपड़ा होता है, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जब साफ करते हैं तो पानी को क्या करते हैं, थोड़ा हम गर्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, तो क्या होता है, उसके कारण पृष्ठ तनाव और कम हो जाता है, जिसके कारण से मेरा कपड़ा अच्छा से धुल जाता है। आपने ये भी देखा होगा। नेक्स्ट देखिए, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। आपने ये भी देख लिया, पर पतली जब सुई है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तैरती है। नेक्स्ट देखिए, साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से छिड़काव या फुहारे से ठंडक उत्पन्न होते हैं। अब देख लीजिए कंटिन्यू, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, आपको जी को पसंदीदा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। आपने ये भी देख लिया, यानी गर्म खाना जी को पसंदीदा या स्वादिष्ट लगता है, इसके पीछे क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, सेविंग ब्रश से देख लीजिए, शांत जल और स्थिर और शांत जल में जब सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें केरोसिन का तेल डाल देते हैं और इससे लार्वा क्या होता है, नीचे डूब जाता है और श्वसन न कर पाने के कारण मर जाता है। आपने ये भी देखा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपको कि पारे, आप ये देख लीजिए, पारे की छोटी छोटी बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। ठीक है, आगे देखिए कि वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। आपने ये भी देखा। नेक्स्ट देखिए कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होती है, यानी पानी की अपेक्षा तेल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। यही कारण है कि तेल पानी के तल पर फैल जाता है। आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कैपिलरिटी। ये क्या है, कैपिलरिटी। आप कैपिलरिटी समझते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व। क्या बोलते हैं, केशिकत्व। देखिए कैपिलरी होता क्या है, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया, द्रव के ऊपर चढ़ने, यानी मान लिया जाए ऊपर चढ़े या नीचे उतरे। ठीक है, वो दोनों को घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। ये एक छोटी सी छिद्र के द्वारा, बारीक छिद्र के द्वारा ये होता है, उसको केस नली बोलते हैं। जैसे जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केस नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे जल। नेक्स्ट देखिए, केस नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रवों में जिसका छिद्र तनाव अधिक होगा वह केस नली में अधिक ऊपर चढ़ेगा। आपने ये भी देख लिया, जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वह कांच की केस नली में नीचे की ओर गिरता है, जैसे पारा। आपने पारा को भी देख लिया और जल को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि केशिकत्व का कारण क्या है। और केशिकत्व का कारण तो आप जान ही लिए, क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है केशिकत्व का कारण। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में, मेन एग्जाम्पल क्या क्या है। केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी हमारे पास है, जैसे लालटेन में मिट्टी का तेल, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम और उसकी बत्ती में बनी केसनलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। आपने ये जानते हैं। और बत्तियां क्या होती है, जलती रहती है। किसी जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिर डाल दें तो जल क्या होता है, तौलिए से असंख्य केसनलियों से चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया धीरे धीरे भींग जाता है और बाल क्या होता है, सूख जाता है। आप यदा कदा देखे होंगे। ठीक है, कि हमारे खास करके जो फीमेल लोग होते हैं उन वो क्या करती है, जब बाल धोती है तो वो अपना एक तौलिया से क्या होता है, वुलन तौलिया से ढक लेती है, जिससे क्या होता है, उनका बाल जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट देखिए कि वर्षा होने के बाद या सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि खेतों की जुताई कर देगा तो क्या होगा, केस नली उसका टूट जाएगा। और केस नली जब टूट जाएगा तो क्या होगा, पानी के कारण मिट्टी क्या होगा, नमी बनी रहेगी। आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट देख लीजिए कि नीब वाले जो पेन का नीब होता है, पेन की नीब वाले नोक बीच में चीर दी जाती है। ठीक है, पहले होता था ऐसा, जिसमें एक केसनली बन जाती थी और यही केसनली के कारण स्याही क्या होता है, चढ़ती रहती थी, अब पेन लिखाता रहता था। आप इसको भी देख लीजिए कि जो पौधा जो मृदा से जल अवशोषित करता है वो केशिकत्व की सहायता से ही करता है। यानी कोई भी पौधा जो जल मृदा से जो जल अवशोषित करता है वो किसके कारण करता है, केशिकत्व के कारण करता है। आपने ये भी देख लिया, जाइलम जो काम करता है, ठीक है, संवाहन के लिए। अब आते हैं अब थ्रस्ट और बायोवेंसी फोर्स। ठीक है,
हम आपको बता देते हैं। अब थ्रस्ट और बायोन्सी फोर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं तुरंत में। चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या। यहाँ देखिए, अब थ्रस्ट और बायोन्सी फोर्स क्या होता है। हम लोग आप पढ़े होंगे कि उत्प्लावन बल, आपने क्या पढ़ा पड़ा, उत्प्लावन बल। यही उत्प्लावन बल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, या उसको अपथ्रस्ट। क्यों अपथ्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर दिशा में लगता है। इधर लगता है, ये ऊपर की दिशा में लगता है, इसी कारण से उसको उत्प्लाव अपथ्रस्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए, मेन इसका हम आपको उत्प्लावन बल कहते किसे हैं ये बता देते हैं। यानी अब इसके अब इस जब ये पढ़ेंगे तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपको याद आएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देख लिया परिभाषा के आधार पे कि ये ऊपर में की ओर लगने वाला बल है। ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाला बल है। जल के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है, बायोन्सी फोर्स कहलाता है। ठीक है, और जिसके कारण से ये किसी वस्तु को डूबने नहीं देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आप लोग, जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वो वस्तु तरल में डूब जाती है। यानी मान लिया जाए कि वस्तु पर जो उत्प्लावन बल आपने लगाया था उसके भार से क्या हो, कम होता हो, यानी वस्तु का भार ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु पानी में डूब जाएगा। यानी अगर मान लिया जाए कम हो जाएगा तो वो वस्तु पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, बस यही रीजन है। आगे चलते हैं, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, आप इसको जरूर चाहिए देख करके। क्या कहता है, किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। आपने ये भी देख लिया, द्रव के भार के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं कि इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए, लकड़ी का घनत्व एग्जाम्पल आता है, लकड़ी का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। लकड़ी का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, और यही कम होने की वजह से लकड़ी पानी की सतह पे तैरती है। आपने क्या देखा, लकड़ी का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, और यही कारण है कि पानी की सतह पर क्या होता है, वो तैरने लगता है। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या एग्जाम्पल मेरे पास है। ये जितने भी फ्रेंड्स एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, एक एक करके देख लेना है। ठीक है, यदि मैं अगर एक एग्जाम्पल नहीं भी पढ़ता हूं तो आप उसको जरूर पढ़िए और जरूर समझ करके एग्जाम में सही कीजिए, क्या पता वही एग्जाम में आपके पास आ जाए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरते रहता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से क्या होता है, लोहे का घनत्व पारे से कम मगर जल से ज्यादा होता है, इसी कारण से लोहे का घनत्व पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन जो होता है गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि गैस जो होता है भरे गुब्बारे का औसत घनत्व जो है वायु से क्या होता है, कम होता है, इसी कारण से ऊपर की ओर रहता है। नेक्स्ट आप जानते ही ये कि बर्फ का घनत्व जो होता है क्या, डेंसिटी जल की अपेक्षा कम होती है। यानी जल की अपेक्षा जो है कम होती है बर्फ का, खासकर डेंसिटी घनत्व कम होता है। जल का घनत्व कितना, 9/10 गुना होता है। और इस घनत्व के अनुसार बर्फ का 10वां भाग यानी बर्फ का 1/10 भाग जल के बाहर निकला रहता है, और बर्फ क्या होता है, जल में पर तैरती रहती है, और यही बर्फ जल में तैरने के कारण जल के अंदर मछलियां क्या रहती है, जीवित रहती है। आप ये भी जान लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देख पढ़ लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, जो सुई पानी में डूब जाती है इसका पीछे का रीजन। ठीक है, और बड़ा समुद्र जो जहाज जो है समुद्र में चलते रहता है, इसके पीछे का रीजन। ठीक है, ये भी बायोन्सी के कारण ही होता है। अब ये भी देख लीजिए। अब चलते हम लोग प्रेशर की ओर यानी दबाव की ओर। अब क्या कहता है, ये आपको मैंने इससे पहले भी बता दिया था कि दाब इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी पृष्ठ पर लंबवत बल बट्टा पृष्ठ पर क्षेत्रफल। आपने ये देख लिया। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी बोलते हैं, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी 67 में। ठीक है, बीपीएससी 67 में पूछा गया था। ठीक है, और बीपीएससी मैं तो एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बाकी कई एग्जाम में पूछा जाता है ये क्या है सो। चलिए आगे चलते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब देखिए यहाँ पर अगर दाब से गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है, क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल
क्या होता है, नाखून के से बहुत कम होता है। अब आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है इसमें। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब इसको क्षेत्रफल पर अगर पूछा आपसे बोला जाएगा कि छोटा लकड़ी को तोड़ना आसान होता है या बड़ा लकड़ी को तोड़ना, आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ लिए हैं हमसे, आप कहेंगे कि बड़े लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बड़े लकड़ी का जो क्षेत्रफल होता है, जो ये एरिया दिया हुआ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है। और इसी कारण से ये जब ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये मान लिया जाए जो पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटे लकड़ी का कम होगा तो ये क्या लगेगा, ये ज्यादा लगेगा। बस आपने समझ में आ गया, उल्टा होता है। चलते हैं हम लोग आगे। वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं समुद्र तल पर, समुद्र तल से मेजर करते हैं, और इसका क्या होता है, एक पास्कल है या, और एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं इसको। इसका मान देख लीजिए 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है, बैरोमीटर से होता है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि एक वायुमंडलीय दाब एक वर्ग सेंटी, ये तो जानते ही हैं 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम भार में के बराबर होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब देखिए बीपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछी हुई है, 67 या 68 में क्वेश्चन पूछी हुई है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग अचानक नीचे गिरने लगे तो क्या समझते हैं हम लोग, उसको समझते हैं आंधी आने वाला की संभावना है। क्या है, आंधी। अच्छा, अचानक गिरने लगे तो ये आंधी आने की संभावना दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हम लोग क्या समझते हैं, वर्षा आने की संभावना है। ये दोस्त एक एक एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप उल्टा के देख लीजिए। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिन साफ होने लगता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह का पर आएगा तो उस तली की अपेक्षा दाब घटने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन को स्याही बाहर बाहर आ जाता है, ये भी दाब के कारण ही होता है, दाब कम हो जाता है, इसी कारण से बाहर फेंक देता है। ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड के बारे में देख लीजिए। मेन आप याद रखिएगा प्रेशर इन लिक्विड में ये फॉर्मूला, दाब बराबर क्या होता है, एच गुना डी गुना जी। ये एच जो है गहराई है, ये डी जो दिया है डेंसिटी दिया हुआ, द्रव का डेंसिटी यानी द्रव का घनत्व, और जी जो दिया है गुरुत्व त्वरण। ठीक है, इस पर फॉर्मूला पे लगा करके आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है सो, आप देखिए, आपसे मैं पूछा कि बताइए, आपको मैंने 1 लीटर पानी दिया और आप किसी एक बिंदु पर पर प्रेशर लगा रहे हैं, क्या समझा जाएगा? तो आप जब पढ़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि एक बिंदु पर पानी पर लगाए गए प्रेशर सभी वस्तुओं, सभी जितने भी पॉइंट्स है सभी पर बराबर प्रेशर लगता है। ठीक है, आप सभी पर क्या बोलेंगे, बराबर। जैसे स्थिर द्रव में स्थिर द्रव में स्थिर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, बराबर होता है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक दिशा में क्या होता है, बराबर लगता है। यहाँ देखिए, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, अब ये भी जान लिए। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंदु पर द्रव का दाब प्रेशर द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व डेंसिटी अधिक होने पर दाब भी अधिक लगते हैं। क्यों? क्यों आप कहेंगे, अब इस फॉर्मूला को मैंने बोला था याद रखने के लिए ना, कि डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, गहराई बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जानते हैं इक्वल होता है जनरली, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक भूमध्य रेखा से नीचे और ऊपर आने पर क्या होता है, घटता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। आपने पूरे एक बार रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं हम आगे। आगे हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें दाब संबंधी क्या कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जो 68th में पूछा गया था, 68th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप यदि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मेरा जो एनसीईआरटी का साइंस का जो सीरीज करवा रहे हैं कंप्लीट, आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि कम से कम आपका फाइनल प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और फाइनल सिलेक्शन ले। यहाँ देखिए, दाब संबंधी नियम, प्रथम नियम, दूसरा और तीसरा। तीसरा क्या कहता है, पास्कल। यहाँ पर भी मेन वही चीज़ की बात कर रहा है, दाब समान लगेगा। ठीक है, और सभी दिशाओं में समान काम करता है प्रेशर। और पास्कल में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेशर, ये तीनों पास्कल्स के नियम पर काम करता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्या है, गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, प्रेशर का प्रभाव। गलनांक पर
गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है यानी वॉल्यूम बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलना क्या होता है, भी बढ़ जाता है, यानी गलना शुरू हो जाएगा। वो गर्म करेंगे, यही मान लिया जाए आपने क्या कि आइसक्रीम खरीदा और आइसक्रीम जो है 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद आइसक्रीम वैसे रहेगा या गलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाता है, इसलिए गलना बढ़ जाता है। मोम भी, घी भी, आइसक्रीम भी। नेक्स्ट देखिए, गर्म करने पर जिसका आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। अब देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से क्वथनांक देख लीजिए, सभी द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है, दाब बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग करेंगे, बॉइल ये क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, सभी द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। अब आता है विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या सियान था, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे आप 66 या 67 का क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें दिया हुआ था ब्लड, खून, और दिया हुआ था घी, और दिया हुआ था जल, और दिया हुआ था शहद। इसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसका होगा, तो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा क्या होगा, विस्कस, शहद का होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आते हैं, यानी द्रव और गैस के बीच में क्रमागत जो लगने वाला अपेक्षिक गति है के कारण जो लगता है घर्षण बल, उसको श्यान बल बोलते हैं, यानी विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है शून्य होती है, क्या होती है, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है, यह भी याद रखना है। श्यानता तरल मतलब द्रव और गैसों का गुण है, ये भी आपको पता है। विस्कोसिटी किसका गुण है, द्रव और गैस का। और ये क्या लगता है, मध्य लगने वाले जो ससंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्स के कारण लगता है, क्या होता है, कोहेसिव बल के कारण लगता है। और गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता क्या होती है, कम होती है, ये भी आपको पता है। ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव का विस्कोसिटी क्या होता है, घट जाता है, परंतु गैसों की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है वो घट जाता है, श्यानता, और गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बताते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो अगर मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए कि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली के सिद्धांत से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग पूछा गया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। तेजी से चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति तथा अन्य वस्तु, कागज, पत्ते आदि गाड़ी की तरफ खींचा जाना, ये किसके कारण होता है, तो आप जरूर मारेंगे, बर्नौली के सिद्धांत के कारण होता है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन गुजर रही है, तो हो सकता है कि आप सट के खड़े हैं तो आपको अपनी ओर खींच ले ट्रेन, क्यों, ये किसके कारण होता है, ये बर्नौली के सिद्धांत के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज का ऊपर उठना, इसका भी एग्जांपल है। नेक्स्ट है आंधी में टीन की छत से उड़ जाना, ये भी इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डेंसिटी में। देखिए डेंसिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ। डेंसिटी का सबसे पहली बात फॉर्मूला पूछा जाता है, और बीम में शुद्ध ml माइनस टी होता है, आप जानते ही हैं, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, आपको पता है। आगे चलते हैं, द्रव्यमान से कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपेक्षिक रिलेटिविटी, एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, 66 या 65 में पूछा हुआ था। आप देखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है। आप लोग भी अगर रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जरूर बताइए कमेंट में, और फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश करें। ये होता क्या है, ये किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व है, उसके घनत्व को किसी डिफरेंस मटेरियल के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। देख लिया आपने, भाग देने की बात हो रही है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ताप और दाब का घनत्व का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर का घनत्व पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब देख लीजिए यहाँ, जैसे आप देखेंगे कि बर्फ का घनत्व जो है, जल का घनत्व का 9/10 होता है, आपने ये देख लिया। इससे पहले भी आप देख लिए थे कि आइसबर्ग जो होता है 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, यानी कोई भी बर्फ जो है अपना कितना भाग ऊपर दिखते रहता है पानी में, वो 1/9 दिखते रहता है, बस याद रखिएगा, ये VVI है। अब मैं आपको बोल रहा था कि रिलेटिव डेंसिटी का यानी अपेक्षिक घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रक लेस होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसमें मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है,
तो आपसे मिस्टेक ना हो, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है कि एक्सरे का खोज कौन किया है, और फाउंटेन पेन का कौन किया है, और टेलीविजन का खोज कौन किया है। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कंटिन्यू साइंस एनसीईआरटी करने के लिए। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और अपना कमेंट जरूर करें। ठीक है, और जब आप लेक्चर देखते हैं तो जरूर लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।